नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। देवरिया प्रकरण से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया प्रकरण को लेकर सख्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है और आधा दर्जन अधिकारियों को निलंबित किया गया है। राजस्व कर्मियों पर भी गाज गिरी है। आधा दर्जन अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको निलंबित किया गया है। तो सीएम ने इसकी घटना की समीक्षा की है और बड़ा एक्शन, जो भी दोषी हैं वो कोई बचेगा नहीं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। हर एक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवरिया प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती देखने को मिली है। कई अधिकारियों को इसमें निलंबित कर दिया गया है और यह साफ कह दिया कि जो भी इसमें लापरवाह पुलिसकर्मी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कई पुलिसकर्मी जिनको निलंबित किया गया है, जिनको सस्पेंड किया गया है, आधा दर्जन अधिकारी इसमें निलंबित किए गए हैं और यह बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री ने लिया है। और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और हर एक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह साफ साफ शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जो भी इस प्रकरण में दोषी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी उन्होंने ये कही है। कई पुलिसकर्मी जो है सस्पेंड उनको कर दिया गया, जिनका नाम इस केस में सामने आया था। आधा दर्जन अधिकारी निलंबित इसमें किए गए हैं और यह साफ साफ शब्दों में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस घटना की समीक्षा ये की है और अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी होगा। और 24 के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी में लोकसभा की सभी सीटों पर जीत का दम भर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा और इंडिया अलायंस बीजेपी को लोकसभा की 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। कौन किसकी बात मानेगा नहीं मानेगा सवाल वो नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि 80 के 80 जीतेंगे, तो समाजवादी पार्टी, पीडीए, इंडिया गठबंधन भी ये तैयारी कर रहा है कि 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी को सीटें हराई जाएंगी। और वह निषाद पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बार फिर से कांग्रेस पर और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा है। संजय निषाद ने कहा, कांग्रेस और बीएसपी ने हमारे संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम किया और इसलिए पूरी तरह से इनका सफाया बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पहले अनुसूचित जाति में हम आते थे, लेकिन साजिश के तहत पिछड़ा वर्ग में डालने का काम यह किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले यह विसंगति दूर हो, फिर जातीय जनगणना हो। हम लोग मांगने वाले वंश के थोड़े हैं, हम लोग निषाद राज हैं, भगवान राम के गले लगाने वाले हैं। वहाँ राम को पहली बार दर्शन निषाद राज ने किया था और निषाद राज को गले लगाया था। और गले लगाया था इस सीट के लिए थोड़ी गले लगाया था, रावण पर विजय जीत के लिए गले लगाया। इसलिए निषाद राज के वंशज को मोदी जी योगी जी गले लगाए। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के देते। जैसे देखिए जीत कर दिया सब, अब अपर कास्ट कभी कांग्रेस और सपा बसपा, लेकिन जब हमें कि अपर कास्ट के गरीबों का कुछ नहीं कर रही है तो उन्होंने हटाओ ने मोदी जी के साथ आ गए। मोदी जी ने 10% आरक्षण दे दिया। महिलाओं को भी सताया जाता था, सुरक्षा नहीं थी कांग्रेस सपा बसपा ने, महिलाओं ने भी 16% वोट दे दिया मोदी जी को, एक आरक्षण भी ला गया। तो हमारा समाज भी अब पहला काम है हटा इन धोखेबाज बहनवान षड्यंत्रकारियों को, जो हमारा संवैधानिक सुरक्षा दिल्ली में बिना शर्त समर्थन करके कांग्रेस और सपा बसपा ने कांग्रेस को समर्थन करके मेरा संवैधानिक अधिकार छीना। तो हमें इन्हें हटाना है सत्ता से। और वही जातीय जनगणना को लेकर देश भर में माहौल गरमाया हुआ है और उस बीच असम सरकार ने फैसला करते हुए ऐलान कर दिया कि मुसलमानों का अलग से सर्वे किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि 5 मूल जनजातीय मुस्लिम समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी, जिस पर मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मुस्लिम का अलग से सर्वे करवाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देखिए, जनगणना तो जब सबकी हो रही है और जातियों की हो रही है तो जाहिर है मुस्लिम की तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी उसके अंदर।
मुस्लिम्स को भी मालूम होगा कि उनकी कितनी तादाद है। और वो जो ड्रामेबाजी चल रही है कि मुसलमान अपनी तादाद बहुत बढ़ा रहे हैं, बिहार के आंकड़ों से तो साफ जाहिर है कि और कम हो गया। वो तो जातिगत जनसंख्या का डिमांड हमारे नेता अखिलेश यादव जी बहुत पहले से कर रहे हैं, और सबसे पहली डिमांड अखिलेश यादव जी की यही थी। और ये ज़रूरी है, आप देख रहे हैं कि अब जो आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं कि ओबीसी जो हैं वो 85% है, बाकी तो 15% है। अगर आप इसको एक रोल मॉडल समझेंगे तो थोड़ा बहुत पूरे हिंदुस्तान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ओबीसी को इंसाफ कितना मिल रहा है, ओबीसी को नौकरियां कितनी मिल रही हैं, ओबीसी को आरक्षण कितना मिल रहा है, सबको मालूम है। अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने इस बात का भी खुलासा करा था कि 90 सिग्नेटरीज हैं जो हिंदुस्तान के टॉप सिग्नेटरीज हैं, जो सरकार को एक तरह से चलाते हैं, उनमें 3 ओबीसी है 90 में। तो आखिर ये सिलसिला कब तक रहेगा? तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एटा के कोसमा गांव में नेत्र हॉस्पिटल का उद्घाटन ये किया, और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि जैन मुनि आचार्य विमल सागर की जन्मस्थली कोरमा में जैन समाज के लोगों ने ट्रस्ट के जरिए शानदार हॉस्पिटल बनवाया है, जिसमें आसपास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और जिससे आसपास के लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। क्षेत्र के निवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और हम पूरी मदद में इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। और विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं अस्पताल के सभी प्रमोटर्स का, जिन्होंने क्षेत्र के निवासियों के लिए अच्छे अस्पताल का निर्माण किया। और वहीं बसपा पार्टी से निकाले गए इमरान मसूद की जल्द ही कांग्रेस में घर वापसी होगी। इमरान मसूद 7 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि इमरान मसूद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और बाद में उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। नहीं, मैसेज आया था 7 तारीख को हम लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, एआईसीसी नहीं, तो पृथक प्रदेश के लिए मैंने बोला था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर पृथक प्रदेश बनता है तो उसका स्वागत करेंगे। और वहीं केंद्र सरकार ने हाल ही में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देते हुए प्रति सिलेंडर सब्सिडी जो दी है, पहले ये 200 रुपए थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब इसमें 100 रुपए बढ़ गए, यानी कि 300 रुपए इसको कर दिया गया है। जिसके बाद विपक्ष ने केंद्र को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। ये उज्ज्वला योजना जिस वक्त दी थी उस वक्त सिलेंडर कितने का था और आज कितने का हो गया, उसके कंपैरिजन में तो अभी भी कम है। होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि ये बहुत गरीब महिलाओं को दी गई है, इनको फ्री सिलेंडर देना चाहिए था, ना कि इनसे जो है उससे पैसा। और नवरात्रि के मेले को लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मंदिर प्रांगण और अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को 15 अक्टूबर से पहले सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, और इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में लगे मलबे को लेकर भी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि मंदिर के प्रांगण के आसपास कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, जिसको जल्द से जल्द हटवाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ शारदीय नवरात्रि का जो मेला मां विंध्यवासिनी के धाम में 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, और शारदीय नवरात्रि के मेले को लेकर पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश और विद्युत, इससे अतिरिक्त लोगों की आवागमन से संबंधित, यात्री सुविधाओं से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। जन सामान्य से सहयोग भी लिया जा रहा है, और सभी व्यवस्थाएं जो है ड्यूटी सारी शिफ्ट वार और 24 घंटे के लिए लगाई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, और हमारा जो मेला है, जो हमारा समस्त त्योहार है, वो कुशलतापूर्वक और अच्छे से संपन्न हो सके।